बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ख़ासकर आज बात करेंगे जो परेड ग्राउंड में आज PTI ने महंगाई मार्च के ख़िलाफ़ जलसा किया और उससे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खिताब किया और उन्होंने आज न्यूट्रल्स को भी, अदलिया को भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको कहा कि क्या करप्शन ख़त्म करने का जो है ठेका मैंने लिया हुआ है। और साथ साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और इसी तरह नवाज शरीफ पर भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि अब ये जो मुल्क है ये तब्दील होने जा रहा है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इम्पोर्टेंट हुकूमत को हम नामंजूर करते हैं। आज इमरान खान ने साथ साथ कुछ वीडियोज़ भी दिखाई जिसमें उन्होंने गुफ्तगू दिखाई वज़ीर दिफा, आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ की, इसी तरह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, हमजा शहबाज की और इसके साथ साथ दूसरे लोगों की। और उन्होंने कहा कि ये लोग ये कहते थे कि जी जब मेरी हुकूमत थी तो पेट्रोल महंगा होता था तो उस पर जो है शोर करते थे, और आज ये है जब पेट्रोल महंगा हो रहा है और अमरीकी साजिश जो है वो सामने आई है तो इस पर खामोश हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ कराए देता हूँ। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है PMLN से, और हमारे साथ डॉक्टर मोइन पीरज़ादा साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज़कियाकार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैडम, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की जानिब जाया जाए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आज आप जलसे में भी मौजूद थे और आज इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी पहले से हमें बेहतर नज़र आ रही थी, बड़े वो पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे और आज उन्होंने खुलकर बात की। आपने देखा है कि न्यूट्रल्स को भी उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह का वास्ता है, इसी तरह अदलिया को भी कहा कि अल्लाह का वास्ता है, इस मुल्क से करप्शन ख़त्म करें, मैंने अकेले नहीं ख़त्म करनी। क्या कहेंगे इस पर? पहली बात है, मैं जलसे में मौजूद नहीं था, मैं जलसा देखने के लिए पहले गया था जी कि कितने लोग आ रहे हैं, कितना जोशो खरोश है, और उसको मैं कंपेयर करना चाह रहा था कि 27 मार्च को जिस किस्म का क्राउड था क्या उसी तरह का क्राउड है या उससे कम क्राउड है या कम एंथुसियास्टिक है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। मैंने वहां 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक मैं वहां पे था। उस वक्त इमरान खान साहब वहां पे नहीं आए थे। मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब बहुत देर से आएंगे, 9-10 बजे पहुंचेंगे, बिकॉज वो पिंडी से आ रहे हैं। हालांकि टाइम उनका 8 बजे का था, लेकिन वो 8 बजे के कुछ देर के बाद पहुंचे। जब मैं वहां से निकला तो बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, लेकिन मेरा ख्याल था कि उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं हो सकेंगे जितने 27 मार्च को थे, क्योंकि उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे और जाहिर है कि बहुत शहरों से लोगों ने आना था। तो अभी 2 शहरों का ही है, लेकिन जब वो अपने साथ एक क्राउड लेकर आए पिंडी से, तो उसके बाद ये जलसा बहुत बड़ा हो गया, जिसकी फुटेज हम देखते रहे हैं। और लोग मुझे वहां से मुझे हुआ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल था कि इतना बड़ा हो सकेगा, लेकिन खासा बड़ा क्राउड था। बहरहाल जब उन्होंने तकरीर की वो मैंने टेलीविजन पे देखी है। अब आ जाती है बात कि उन्होंने तकरीर क्या की। देखिए, तकरीर में उन्होंने की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, हमला उन्होंने किया नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल पे, मरियम नवाज साहिबा पे। तो इनको उन्होंने एज एन एविडेंस प्रेजेंट किया कि ये जो है चोर हैं, करप्ट हैं, इनको आपने लाके कौम के ऊपर बैठा दिया है। और ये कि फिर उन्होंने कोरोना पेंडेमिक का मुकाबला, उन्होंने कंपैरिजन ये दिया कि देखें कोरोना पेंडेमिक बहुत बड़ा क्राइसिस था, अगर इनकी बातें मानी जाती कि पाकिस्तान बंद कर दें तो लोग भूख से मर जाते, लेकिन हमने उसको मैनेज किया। और इन्होंने 2-2.5 महीने के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को कहां पहुंचा दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि खिताब उनका सारा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। हमला उन्होंने बज़ाहिरन जो है इनको किया, जुबान उन्होंने सख्त इस्तेमाल की PMLN के लिए और PPP के लिए, लेकिन बहुत थोड़ी PPP के लिए, बहुत थोड़ा जिक्र था उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का, क्योंकि वो पंजाब की पॉलिटिक्स में अपने आप को जो हरीफ देखते हैं वो PMLN को देखते हैं। और ये एक सेटअप था, स्टेज सेट किया है उन्होंने, बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं 20 कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, जी बताइएगा। जी, वो आपने मुझे कुछ मिनट के लिए लेना है, मैं पैनल में तो नहीं हूँ, आपने ऐलान कर दिया। मैं तो जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो मैंने इसलिए कुछ मिनट के लिए, ठीक है बिल्कुल, लेकिन हम 2-3 सवाल तो आपसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब। प्लीज पूछे, मेरा मतलब है जी प्लीज। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब जो इतना बड़ा उन्होंने क्राउड ले आए हैं, सारा कुछ कर लिया है, तकरीर भी कर दी है, अदलिया के भी अदारों की भी बात कर ली है, तो क्या इसका कोई हासिल होगा? क्या आप समझते हैं कि बहुत जल्द वो जो चाह रहे हैं नए इलेक्शंस, क्या इस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आ जाएगी? क्या दूसरे अदारे प्रेशर में आ जाएंगे? क्या इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं जो अपना काम कर रही हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर आएगा या उनकी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी?
देखिए, मुखातिब तो वो इस्टेब्लिशमेंट से थे, लेकिन पिछले 48 घंटों में जो फैसले आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के 5 मेंबर बेंच के, जिसने ये तस्लीम किया कि हमजा शहबाज की जो 25 लोगों ने वोट डाला था वो नहीं डल सकता था, और सुप्रीम कोर्ट का जो 17 मई 2022 का फैसला है 63A1 का, उसकी एप्लीकेशन जो है वो 16 अप्रैल का जो इलेक्शन है उसके ऊपर होती है, और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होती है। लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि हमजा की जो नोटिफिकेशन हुई है हमजा शहबाज के चीफ मिनिस्टर पंजाब 30 अप्रैल की, उसको उन्होंने रिजेक्ट करने से रिफ्यूज कर दिया, हालांकि उनके सामने यही दरखास्त थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे नहीं माना। तो यूं हमजा शहबाज को डिफेक्टो पंजाब का चीफ मिनिस्टर छोड़ दिया गया, गो के अदालतों ने ये कहा कि कानूनी हैसियत उनकी जो है वो ठीक नहीं है। और वो तो अदालत के फैसले से इसी भी जाहिर हो जाती है कि रीरन की बात जब होती है, कि हमजा ने खुद भी कहा कि रीरन में तैयार हूं रीरन के लिए, तो जो पहला इलेक्शन हुआ 16 अप्रैल को, वो तो एक तरह से इनवैलिड हो गया, वॉइड एब इनिशियो हो गया, बिकॉज अब 25 लोगों को निकाल दें तो हमजा को पास सिर्फ 172 लोग रह जाते। लेकिन जब उनको इन पावर छोड़ दिया तो पंजाब की इंतजामिया को पाकिस्तान के निजाम ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि हमजा को आपने जिताना है। इसका मतलब है कि इलेक्शन में बहुत कोशिश की जाएगी कि हमजा को सीटें मिलें, कम से कम 9-10 सीटें उनको मिले, बिकॉज मुझे जो अंदाजा है कि अगर वो 177 जैसे अता तारड़ साहब कहते हैं कि 177 लोग हमारे पास हैं, तो उनको सिर्फ 9 लोग चाहिए इलेक्शन पंजाब में अपने आप को चीफ मिनिस्टर रखने के लिए, जबकि तहरीक इंसाफ को 14 चाहिए होंगे, बिकॉज उनके पास 172 होंगे 5 की नोटिफिकेशन के बाद, और उनको 14 चाहिए होंगे 186 के नंबर। तो ये बहुत बड़ा झगड़ा होगा वहां पे कि क्या होगा, किस हद तक इस इलेक्शन में किस तरह से ये इलेक्शन मैनेज होता है, ये खासा बड़ा बहुत झगड़ा होगा इस इलेक्शन में। मुझे लग रहा है कि ये कोई स्मूथ इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कहा स्मूथ इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भी उन्होंने तनकीद की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी उन्होंने तनकीद की, हालांकि इन्हीं का अपॉइंटी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो दूसरा ये कि ईवीएम की उन्होंने बात की, वो तो कानून अब ख़त्म हो चुका है। तो अब इनको कितना यकीन है कि आप समझते हैं कि इमरान खान समझते हैं कि जो इलेक्शन होंगे, जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे, और दूसरा साथ ये भी कि जिस तरह इस वक्त अगर आप देखें कि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उनके अपोजिट चल रही हैं, हवाएं भी उनके अपोजिट चल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आवाम में यकीनन वो पॉपुलर हैं, तो इस चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे? क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है आपके ख्याल में? देखिए, अवाम की पॉपुलरिटी एक चीज़ है, सिस्टम की ताकत जो है वो दूसरी चीज़ है। निज़ाम जो है वो उनके बिल्कुल खिलाफ है, अवाम में उनकी पॉपुलरिटी बरकरार है। जहां तक ईवीएम का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि ईवीएम को इसलिए ये नहीं मानते थे बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उस पर रिजल्ट फॉर्म 14 और 15 जो है फौरी तौर पे हासिल किए जा सकते थे, ये उनका कहना था। और जहां तक इलेक्शन कमीशन के आपने पूछा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो कई दफा उसकी वजाहत वो कर चुके हैं, हमें जर्नलिस्ट के भी उन्होंने सामने बताया था कि वो तो बेसिकली पिंडी के कहने पे उनको लगाया गया था, वो पिंडी की रिकमेंडेशन थी। जब पाया था तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि इनको लगाया जाए, और इसकी खासी एविडेंस है कि उसके बाद जो भी फैसले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मंशा से ही उन्होंने किए। तो ये तो मेरा ख्याल क्लियर था, शायद क्लियर ना हो आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी साथ बता देंगे, आपका टाइम ले रहे हैं, कि अब इमरान खान की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? मतलब आप तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें की हैं, अब आप समझते हैं कि लोगों पे प्रेशर आएगा, कोई चीज़ें चेंज होंगी, या इसी तरह ये सिस्टम चलता रहेगा नवंबर तक? देखिए, इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी अब नवंबर का नहीं मुझे पता कि नवंबर में क्या होगा, कि वो भी क्लियर नहीं है कि नवंबर में क्या होगा। लेकिन इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी है कि वो एक ऐसा प्रेशर रखें एस्टेब्लिशमेंट पे कि एस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हो, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज भी होती चली जाए, उससे मजीद गलतियां भी हों, और उसको ये एहसास हो कि एस्टेब्लिशमेंट इस दफा उन्हें हटा के जो उनको लेकर आई है वो कोई बहुत क्रेडिबल और मौसर लीडरशिप जो या सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। एस्टैब्लिशमेंट की दूसरी तरफ से कोशिश है कि किसी तरह से इकोनॉमिक हालात जो है वो बेहतर हो जाएं, जो हो नहीं पा रहे। तो ये एक खासी डिफिकल्ट किस्म की लड़ाई है दोनों साइड के लिए। जहां इमरान खान साहब निजाम से लड़ रहे हैं, वहां निजाम के पास भी कोई हल आ नहीं पा रहा, उनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल उनके पास भी सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा की जानिब जाते हैं। डॉक्टर साहब ने, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया। अब आपने आज इमरान खान ने सारी सबसे ज़्यादा जो तनकीद है वो की है नवाज शरीफ पर, और थोड़ी सी तनकीद जिस तरह
डॉक्टर मोइन पीरज़ादा कहते हैं कि उन्होंने जो है वो फजलुर रहमान पर और पीपल्स पार्टी पर की है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी और आज की तकरीर को आप कैसे लेते हैं, और जो तनकीद हुई है क्या वो सही थी या बिल्कुल आप समझते हैं कि गलत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम मौजू के लिए बुलाया। पहली बात तो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज ये मुतनाज़ा बनाते हैं, उन्होंने हमें पहले ही मीटिंग में ये बताया कि 3 मरतबा गवर्नमेंट को ये खत लिखा गया कि हमें फंड दरकार हैं हल्का बंदियां करने के लिए और मरदमशुमारी के लिए, ताकि 2017 की जो लिस्ट है उसके बाद 2022 तक आज कितने लोग हैं जिनका इंतकाल हो चुका है, कितने माइग्रेट कर चुके हैं और कितने अपने हल्कों में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा जी हमारे 3-4 लेटर्स के जवाब में इन्होंने ना तो हमें कोई खत का जवाब दिया, ना हमें फंड एलोकेट किए, ना हम काम की इब्तिदा कर सके। अब हमें 7 माह चाहिए इस तमाम कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए। पहली बात तो यह है उससे बेजा तनकीद करते हैं चीफ कमिश्नर से। फिर इन्होंने जब ये खत लहराया, इन्हें पता था कि हमारे पास लोग ये समझते थे, इस गलत फहमी में थे असेंबली में, नेशनल असेंबली में हमारे पास लोग मौजूद नहीं है जितनी तादाद हमें दरकार है। तो ये बार बार कहते थे कि अगर इनके पास मेंबर पूरे हैं तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लाते। 2 माह इनके मेंबर्स इसरार करते रहे कि अगर आपके पास मेंबर्स पूरे हैं तो आप लाएं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और उसके बाद इन्हें खत लहराना उस वक्त याद आया कि मुझे मेरे खिलाफ साजिश और मुझे मरवाना चाहते हैं कि जब हमने ये बता दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जमा करवा के असेंबली के अंदर की ये आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए सेशन कॉल करें। जब सेशन कॉल हुआ तो इनको जान का खतरा पड़ गया कि अब मुझे मरवाना चाहते हैं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है जिसमें अमेरिका जैसे मुल्क का भी नाम लिया और कई सफीरों के भी नाम ठोके। लेकिन उन्होंने साफ कहा जी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ये जल्दी इलेक्शन चाहते थे जैसा कि अब ये चाहते हैं तो गवर्नमेंट इसकी थी, सदर इनका था, पार्लियामेंट इनकी थी। जी तायरा औरंगज़ेब साहिबा, आपसे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक पर जाने से पहले जो आज शेख रशीद ने भी गुफ्तगू की, शेख रशीद ने भी यही बात की कि जी मैं जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे अपील करता हूं कि नए इलेक्शंस की तरफ जाएं, इनसे जो है इलेक्शन जो इस वक्त जो हुकूमत है वो चलाई नहीं जा रही। परवेज़ खटक साहब ने भी बात की, अली अमीन गंडापुर ने भी बात की, महमूद खान ने भी यही बातें की कि अब नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए और अगर नए इलेक्शंस ना हुए तो ये हुकूमत जो है नाकाम होती नज़र आ रही है। लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं पीटीआई के जलसे के हवाले से, और इसी तरह आपने देखा है कि इमरान खान जो हैं वो इस्लामाबाद में मुतहरिक हैं, मरीम नवाज़ जो हैं वो लाहौर में जलसा कर रही हैं। और मरीम नवाज़ कहती हैं कि जो भी अभी IMF जो बैकआउट कर रहा है ये पुरानी हुकूमत की, यानी कि इमरान खान हुकूमत की जो नालायकियाँ हैं उसकी वजह से कर रहा है। साथ उन्होंने कहा है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो बढ़ी तो उस वक्त नवाज शरीफ बहुत दुखी थे। इसके साथ साथ आपने देखा है कि शहबाज शरीफ ने भी आज कहा है कि जो दालें और घी हैं उनकी कीमतों को मैं कम करता हूं, ये मरीम नवाज़ का कहना है। और इसके साथ साथ इमरान खान कहते हैं कि मैं जीना मरना जो है वो पाकिस्तान के साथ है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर रहना चाहता तो जब मैं क्रिकेट खेलता था उस वक्त जा सकता था। और साथ उन्होंने आज इदारों पर भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि इदारे जो हैं वो न्यूट्रल नहीं होने चाहिए और न्यूट्रल कभी भी कोई भी नहीं हो सकता। साथ उन्होंने रियासत मदीना की भी बात की। इस पर हम बात करेंगे। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तायरा औरंगज़ेब साहिबा MNA जो हैं वो पहले ही हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब ये बताइएगा कि इमरान खान ने आज नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद की
अब ये बताइएगा कि इमरान खान अब क्या रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, फिर दूसरा उनको जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत की नामंजूरी से पहले जो था, जब तक न्यूट्रल्स उनको इमदाद करते रहे, उनका साथ देते रहे, उस वक्त तक वो ठीक थी, इस्टेब्लिशमेंट ठीक थी। अब वो चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं? कि वो चाहते हैं कि वो खुद आ जाएं, या वो मतलब ये नहीं चाहते हैं कि न्यूट्रल्स मुदाखलत करें और ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए? आखिर चाहते क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू पर बहुत सारे अहम साथियों को बुलाया है। बाहर कैफ गुजारिश ये है जी कि हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये ऐसे लोग हैं जो धांधली के जरिए से इक़्तिदार तक पहुंचे हैं। फिर जमीयत उलमा इस्लाम का या PDM का जो बयानिया था वो सच साबित हुआ और वो वाक़ईतन इस मुल्क के लिए नुकसानदेह लोग थे और इन्होंने कभी भी मुल्क की भलाई के लिए नहीं सोचा। अगर मजीद उनको वक्त दिया जाता तो शायद ये मुल्क बखरे हो जाता, टुकड़े हो जाता। और जबकि आपने देखा होगा कि जब वो इक़्तिदार से अलहदा हुए तो उन्होंने एक इंदिया दिया कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो उस वक्त भी हमने ये कहा कि 2 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं। ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा था और आज आपने देख लिया कि उन्होंने उन लोगों से भी माफिया मांगने शुरू कर दी हैं कि जिन पर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की है, जबकि इनके खिलाफ बाहर से कोई साजिश नहीं हुई। मुल्क के अंदर के हालात ऐसे थे कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था और हम तो अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह इस मुल्क को संभाला जाए, किस तरह मुल्क को एक रखा जाए। इन हालात में हमेशा मुल्क तकसीम हो जाते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि अभी तक मुल्क बचा हुआ है और अगर ये मजीद 1 साल गुजारते तो शायद ये मुल्क न बचता। रह गई बात ये कि इनको हुकूमत फोबिया हो गया है और ये अगर इक़्तिदार में होंगे तो मुल्क भी इनका है, सब कुछ ठीक है। जब ये खुद इक़्तिदार में ना हो तो फिर ये मुल्क चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। गुजारिश ये है जी कि मुल्क में सियासी कुव्वतें पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत रही, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम होंगे तो मुल्क होगा, हम नहीं होंगे तो मुल्क नहीं होगा। जबकि इनका रवैया मुसलसल ये जा रहा है कि अगर हम हैं तो सब कुछ ठीक है और अगर हम नहीं है तो फिर मुल्क की कोई चीज़ ठीक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी ये बोलते हैं, अमरीका के खिलाफ भी ये बोलते हैं और आज एक मरतबा फिर वो रुजू कर रहे हैं, उन अपनी बातों से यू टर्न ले रहे हैं कि नहीं, हमें इक़्तिदार में होना चाहिए। हम अमेरिका को भी हाथ देने के लिए तैयार हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलने को तैयार हैं, लेकिन इक़्तिदार हमें हर सूरत में मिलना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, आपने कहा कि धांधली की पैदावार हुकूमत थी और इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये धांधली वाली असम्बली से आज आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके वज़रा भी हैं, आपके कोलिशन पार्टनर जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, तो फिर आप उसकी बात तो ठीक है। गुजारिश ये है जी कि हमने एक आईनी रास्ता लिया है और आईन के तहत, कानून के तहत मुल्क का इक़्तिदार इसी ऐवान में बैठकर हमने इनसे लिया है और अब ये पागल हो रहे हैं कि किसी तरह हमें फिर से इक़्तिदार मिले और हम मुल्क का बखिया करें, जबकि हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मुल्क को चलाया जाए, मुल्क को आगे ले जाया जाए। गो कि हमें उस वक्त के इलेक्शन पर एतराज था और है भी। जब तक स्टेब्लिशमेंट या इदारे जो है वो इस तरह मैनेज करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क को एक आज़ाद इलेक्शन की ज़रूरत है, मुल्क को एक आज़ाद राय की ज़रूरत है। कौम को एतमाद दिलाने की बात है कि कौम ये समझे कि हमने जिसे वोट दिया है वही बरसर इक़्तिदार आए। जबकि 2018 में कौम ने जिन लोगों को वोट दिया उनसे इक़्तिदार छीन कर। जी मौलाना साहब, आपसे हम बात जारी रखते हैं, आप हमारे साथ ही होंगे और मैडम ताहिरा भी हमारे साथ होंगी। चूँकि हमें कहा जा रहा है बार बार कि एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, तो लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। हमारे साथ सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा MNA हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा की जानिब जाते हैं। मैम, ये बताइएगा कि अब देखें, जब से आपकी हुकूमत आई है तो आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना है और सबसे बड़ा चैलेंज जो है महंगाई का है। लेकिन जब आप अपोजिशन में थे तो आप जब जितनी भी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती थी जब, तो आप एहतजाज करते थे और आप कहते थे कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। आज आपने देखा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, इसी तरह दूसरी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो लोग आप पे तनकीद बहुत कर रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा जो है वो जो है इमरान खान को हो रहा है, PTI को हो रहा है, और नुकसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग को हो रहा है, बाकी कोलिशंस को नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? वो उसकी वजह ये है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, और जो असल में पेट्रोल की जो कीमतें हैं, जब आदमी मंडी में तेल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो जब वहाँ बढ़ती हैं तो पाकिस्तान में उनकी कीमत लाजमन बढ़ेगी जी। हालांकि हम ये फैसला नहीं करना चाहते थे, हमने बड़ा रोके रखा। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, PM साहब, कि हम पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत को बढ़ाएं, लेकिन ये बढ़ानी पड़ी क्योंकि जो ये और महंगाई भी 4 साल के तसलसल का ही नतीजा है। इन्होंने जब सस्ता था पहले साल तो इन्होंने इम्पोर्ट किया, आज देखिए पावर है, लोड शेडिंग इंतखाब को गर्मी में पहुंची है। ये भी लोगों की एक वजह है कि घरों में बिजली नहीं आ रही, ट्यूबवेल टाइम पे नहीं चल रहे, पानी भी मिल रहा, लोगों की शिकवे वजह है। लेकिन लोग पाकिस्तान के ये भी याद रखें कि जब 2018 समझ गई थी तो 0 लोड शेडिंग करके गए थे, और महंगाई का जो था वो भी, अगर मैं इसकी प्राइस गिनवाने लगूँ तो खत्म हो जाएगा, वो आज से बहुत बेहतर था। और जो कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, जिन्होंने बड़े बुलंद भांग दावे किए थे, तो रियासत मदीना तो ना बना सके, तो इसका पट्टा बता के मिले। अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को एक आईनी तरीका है प्राइम मिनिस्टर को हटाने का जो हमने इस्तेमाल किया, अगर ना करते तो पाकिस्तान का यकीन करें हाल श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर होता और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था। और ये इन्होंने IMF के पास शुरू में भी ये कहते थे हम खुदकशी करेंगे, IMF के पास जाएंगे। 1 साल के बाद इन्होंने IMF के साथ फिर रिव्यू किया, उसका भी पाकिस्तान की मशीयत को नुकसान हुआ। फिर जो दावे इन्होंने किए कंटेनर पे, मुझे तो सच्ची बात है प्राइम मिनिस्टर साहब एक दिन भी प्राइम मिनिस्टर नहीं लगे इमरान खान साहब, क्योंकि जो बातें वो कंटेनर पे खड़े होकर करते थे। मरियम नवाज कहती हैं कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस जब से बढ़ी हैं, जब से महंगाई हुई है, मियां नवाज शरीफ जो हैं उनका दिल जो है खून के आंसू होता है। ये वाकई सही बात है या ये स्टेटमेंट तक की बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डेलीगेशन ने मिल के भी आया वो बहुत ही मियां साहब दिल बर्दाश्त थे कि हमें पेट्रोलियम की मसनूआत नहीं बढ़ानी चाहिए, पेट्रोलियम की कीमत में इजाफा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका असर हर चीज पे पड़ता है। आप ये देखें कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कम्युनिकेशन के जराये में जब गाड़ियां चलती हैं, हर चीज जो कहीं से भी आती है, टमाटर, आलू, प्याज, चीनी, आटा, चावल, दही, हर चीज जो भी रोजमर्रा की तो पाकिस्तान के अवाम की दस्तरस में उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल। जी सेनेटर साहब की जानिब चलें मैम, चूँकि टाइम भी शॉर्ट है। सेनेटर साहब ये बताइएगा कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे, जब आप उन पे तनकीद करते थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब खुश होते थे। आज इमरान खान कर रहे हैं तो आप खुश हो रहे हैं, तो क्या सियासतदानों ने कोई लेसन नहीं सीखना? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए कि उन पर उंगलियां उठें जी। लेकिन उसके साथ साथ हम ये साबित कर चुके हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम खासकर उलमा की जो जमात है, उन्होंने हमेशा मुल्क का साथ दिया है और हमेशा इस मुल्क में रहे हैं, और हम समझते हैं
कि मुल्क में एक आज़ादाना इलेक्शन होने चाहिए, हमें एक आज़ाद जी कौम की बिल्कुल मौलाना साहब, हैसियत आज़ादाना इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन चूंकि टाइम की किल्लत की वजह से मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, मैम ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ गेस्ट थे उनकी अपनी अपनी आरा थी। हमने PTI के लोगों को भी इसमें बुलाया लेकिन PTI के लोग नहीं आए। लेकिन आज जो इमरान खान ने न्यूट्रल्स और अदलिया से जो अपील की है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और इसके साथ साथ जो दूसरी सियासी जमातें हैं जिनकी लीडरशिप ये कहती है कि जी महंगाई की वजह से आज हमारी जो लीडरशिप है मोहम्मद नवाज शरीफ वो खून के आंसू रोते हैं, तो अब तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा। अगर मिलकर काम ना किया तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, और अगर मुल्क का नुकसान होगा तो तमाम लोगों का नुकसान होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।